अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का पैगाम लेकर आई है। आपकी सुबह को, आपके दिन को बाखबर बनाने के लिए हम हाजिर हैं। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार इकराम होती साहब। होती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपसे गुफ्तगू करेंगे। उनके साथ ही साथ तशरीफ़ फरमा है सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ तज्ज़ियाकार सोहेल इकबाल भट्टी साहब। भट्टी साहब, आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। दीगर शहरों से भी हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी ख़बरें हम लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले होती साहब, आपकी तरफ आऊँगा। पहली खबर है आपकी कि वज़ारत तरक्की और मनसूबाबंदी में चेक बाउंस हो रहे हैं और आप ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये पैसे चोरी हुए हैं। ये कैसे चोरी हो गए और चेक क्यों बाउंस हो रहे हैं? ये कोई 1000 मंसूबे हैं, तकरीबन कोई 15-20 साल से चल रहे हैं। इसमें से जो डिले हो गए हैं क्योंकि उनको पैसे नहीं बर वक्त मिले। पहले भी हमने एक स्टोरी की थी, भट्टी साहब आपको याद होगा, कि जिस मंसूबे में डिले हो जाए उसमें चोरी का इम्कान ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी वजह क्या है कि जब आप पैसे नहीं दे रहे, हुकूमत पैसे नहीं दे रही, तो उसकी मॉनिटरिंग भी कम कर देती है कि यहाँ क्या हो रहा है। उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी नहीं मांगती। जो चेक बाउंस होने की जो ये खबर सुनी हमने, तो उसके बाद हमने तहकीक की कि ये हुआ कैसे है। हुआ ये है कि अगर एक मंसूबा 30 करोड़ का है तो ये 1000 मंसूबे पे कितने पैसे हो गए? 300 अरब रुपए। अब 300 अरब रुपए तो आपके साफ साफ एक एक चेक भी अगर उस पर गया हो तो 300 अरब रुपए आपके गए। इस कहानी में जो सबसे खौफनाक बात है वो ये है कि इन्होंने फिर मॉनिटरिंग ही नहीं की कि वो भी चेक बाउंस हुए, उसके बाद मंसूबों पे क्या हुआ, क्यों नहीं की। उसकी वजह यह है कि एक और वजह, तहकीक में एक और वजह सामने आ गई, मॉनिटरिंग मैनुअल ही नहीं है। भट्टी साहब, इस मुल्क में पिछले 25-30 साल से तरक्याती बजट 300 अरब रुपए से बढ़कर कहां पहुंच गया? 1100 अरब रुपए पर पहुंच गया। अब 800 अरब रुपए तरक्याती बजट बढ़ गया। इस दौरान मॉनिटरिंग मैनुअल इन्होंने नहीं बनाया। वो अब बना रहे हैं जो कि 4 महीने बाद बनेगा। पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन उन्होंने एक कमेटी में ये कमिट किया है कि हम वो बनाएंगे। ये मॉनिटरिंग मैनुअल ना होने की वजह से इनको पता ही नहीं चलता कि हम जो हरकत करते हैं, मसला हम चेक देते हैं, वो बाउंस हो जाता है, तो फिर पीछे क्या होता है ये इनको पता ही नहीं चलता। फर्ज क्या पता चल जाए तो क्या ये इतने शरीफ लोग हैं कि ये बैठ के उसका मदावा करेंगे कि यहाँ वहाँ पे चोरी ना हो, वहाँ पे ये ना हो? भाई 1100 में से आपको पता है भट्टी साहब, आधा बजट तो खाया जाता है। वरना घोस्ट मंसूबे क्यों होते, वरना मंसूबे ताखीर से क्यों तकमील पाते? ये 1000 मंसूबे जो हैं, इनमें से 731 ऑलरेडी उसका ताखीर का शिकार हैं। क्यों? क्योंकि यही काम होता रहा और रिपोर्ट नहीं करते थे कि भाई हम इन्हें चेक, अच्छा आप चेक देते क्यों हैं? आप क्यों चेक जारी करते हैं? पहले आप वजारत खजाना से क्यों नहीं पूछते? इसलिए कि मॉनिटरिंग मैनुअल नहीं है, ना प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग हो रही है, ना उसके पीछे जो मनी सप्लाई है उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। कहीं पे भी मॉनिटरिंग नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है कि चोरी का रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है, जो मर्जी कर लो। बड़ी खतरनाक सूरत हाल की निशानदेही की आपने स्टोरी के अंदर। हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत की अगर हम बात करें तो एक रोज के अंदर वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की 30 अरब रुपए जारी करती रही है तरक्याती फंड्स के नाम के ऊपर। वो पैसे तो इनके लिए मौजूद थे। ये किन शोबों से मुतल्लिक ये मंसूबे थे जिनके लिए रकम मुख्तस होने के बावजूद जब चेक जारी हुए तो बाउंस हो गए। अब जब ये रकूम बाउंस हुई, इसका मतलब है वहां पर काम की रफ्तार स्लो हो चुकी है, उस मंसूबे की लागत में भी इजाफा होगा। अगर कुछ ऐसे मंसूबे बता सके कि सेक्टर से मुतल्लिक थे जिनके ये चेक बाउंस हुए और वजारत मनसूबाबंदी इंकशाफ करके बैठ गई है, ये वजह क्यों बताने को तैयार नहीं है कि चेक बाउंस होने की बुनियादी वजह क्या थी? जी, बुनियादी वजह ये थी कि पानी के मंसूबे थे, छोटे डैम। आप देखें ना, आप कह रहे हैं पानी नहीं है, पानी नहीं है, ये हुआ है। फिर सेहत के मंसूबे थे, हॉस्पिटल्स बनने थे, BHUs बनने थे, और इसके अलावा उनमें भर्तियां होनी थी, उसके लिए पैसे दिए गए थे। इसके अलावा जो मंसूबे हैं वो छोटी सड़कों से थे, फार्म टू GT रोड या फार्म टू मोटरवे कनेक्शन। अब ये जो सारे मंसूबे थे, इसमें
वो मनसूबे नहीं है भट्टी साहब जो किसी वजीर आला या किसी वजीर आजम या किसी वजीर या किसी MNA ने जल्दी मुकम्मल करवाने थे, इनमें वो मनसूबे नहीं थे। बिल्कुल सही। क्योंकि उन्होंने तो परफॉर्मेंस दे के वोट लेने होते हैं ना, या फिर वादा किया हुआ है और टीवी पे भी कुछ दिखाना है, फोटोशूट भी करना है उन मनसूबों के साथ, वो नहीं थे। जो आवाम की खास जरूरत के मनसूबे थे उनको ये पैसे गए हुए थे। बिल्कुल। और ये कोई मैंने कहा ना 731 मनसूबे जो हैं वो टोटल कार हैं, ये 731 सारे इन 3 मदों में हैं। जी राइट। ठीक ठीक। भट्टी साहब आपकी स्टोरी की जानिब आते हैं। सिविल सर्विस अफसरान और पंजाब में पिछले अदवार में जो आप बता रहे हैं कि DMG का जो अफसरान हैं ग्रेड 22 उन्हीं के लिए समझ लेके मुख्तस कर दिया गया, जो बाकी ग्रुप्स हैं उनका क्या कसूर था और ये किस कानून के तहत हुआ है? फैसल, गुज़श्ता 5 सालों के दौरान खुसूसी तौर के ऊपर हमें देखने का मौका मिला कि जितने बड़े मनसूबे पंजाब में शुरू हों, कोई कंपनीज बन रही हैं, कोई बड़ा ओहदा है, कोई बड़ी ग्रेड 20 का, ग्रेड 21 का, ग्रेड 22 का, वहाँ पर उमूमी तौर पर हमें देखने का मौका मिलता था कि वहाँ पर फेडरल सर्विसेज का ऑफिसर बैठा हुआ है, फेडरल सर्विस का, और उसके बाद DMG ग्रुप, इनके पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अल मारूफ DMG डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। तो ये सवाल हमारे ज़हन में भी उठता था कि क्यों इतनी ज़्यादा तादाद के ऊपर हम देखते हैं कि पंजाब में हम स्पेशली बात करें या बाकी सूबों के अंदर भी देखा जाए तो DMG ग्रुप के ऑफिसर वो वहाँ पर क्यों मौजूद है आला ओहदों के ऊपर। तो अगरचे कि वहाँ पर प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के लोग वहाँ पर मौजूद हैं, वो भी मुकाबले के इम्तिहान के जरिए प्रॉपर क्वालिफाई करके वहाँ पर आते हैं और बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं। और उसके बाद प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस का असल एक्सपीरियंस तो उनको है, एक्सपर्टीज तो उनकी है कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर आवाम के मसाइल क्या हैं, उनको हल कैसे करना है। लेकिन लीड कौन कर रहा है? DMG ग्रुप। शायद यही वजह थी कि फिर उसके बाद जब करप्शन के स्कैंडल पंजाब के अंदर जितने सामने आए हैं, जिस इदारे के सरबराह की बात की जा रही है, पता चलता है वो आह चीमा की बात करें या किसी भी और की जो जिसकी तहकीकात हो रही हैं, उसका ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या DMG ग्रुप के साथ जाके जुड़ता है। इस वक्त ये हुआ है कि सिविल सर्विस अफसरान पंजाब ने, इनकी प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस पंजाब की उनकी एक एसोसिएशन है, उन्होंने एक खत लिखा है वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को, और उस खत के अंदर उन्होंने पूरी पिक्चर पोर्ट्रे की है कि किस तरीके के साथ DMG ग्रुप के जरिए से प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस पंजाब के अफसरान के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। ये एक मुतनाज़ा और गैर मुनसिफाना पॉलिसी है। इसका जो हवाला दिया गया, इसकी वजूहात ये बताई गई हैं कि 1993 के अंदर निगरान वज़ीर-ए-आज़म मोइन कुरैशी साहब के जरिए से इन DMG ग्रुप के अफसरान ने एक फार्मूला वज़ा करवा लिया था, जिसके मुताबिक प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के अफसरान के ऊपर इनको तरजीह दी गई, एक कोटा बनाया गया। अच्छा, उस कोटे की भी खिलाफ वर्जी की जा रही है, जिसके मुताबिक जो मखसूस जो पोस्टें थी जो कि प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के अफसरान को मिलनी थी वो नहीं दी जा रही। उन्होंने इस मामले को वज़ीर आला पंजाब की तवज्जो में लाते हुए बताया है कि कुछ अर्सा कबल, निगरान हुकूमत बनने से कबल, उन्होंने जितने प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के अफसरान हैं उन्होंने एहतजाजी सिलसिला शुरू किया हुआ, तो अपने दफातर में जब भी जाते थे तो स्याह पट्टी बांध के जाते थे। निगरान हुकूमत से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हमारे मैंडेट से बाहर है, तो उन्होंने कहा कि फिर जो मोइन कुरैशी फार्मूला था वो निगरान गवर्नमेंट में कैसे बन गया था, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपने मैंडेट से तजावुज किया था। अब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को उन्होंने कहा है जी कि ये जो फार्मूला बना हुआ है और जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के अफसरान के ऊपर DMG ग्रुप को बिठा दिया गया है, वो इनको लीड कर रहे हैं, ये खिलाफ आइन है, ये आइन के आर्टिकल 240 की सरीहन खिलाफ वर्जी है, इस खिलाफ वर्जी को रोका जाए। उसके बाद इसके अंदर यह बताया गया, इस खत के अंदर जिसकी कॉपी हमें वसूल हुई है, कि ये मुतनाज़ा फार्मूला 1993 के जो उसके मोइन कुरैशी फार्मूले के तहत बनाया गया था, इसमें एक तो प्रोविंशियल मैनेजमेंट को पूरा मतलूबा उनका हिस्सा नहीं दिया गया। उसके बाद सूबे के तमाम अहम तरीन ओहदों के ऊपर जो वफाकी अफसरान हैं वो तैनात हैं। उसके बाद जो तरक्की का अमल है सबसे बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं, और हैरान कुन तौर के ऊपर 1200 होती साहब तादाद है प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के अफसरान की, और पंजाब के अंदर ग्रेड 22 के जितने भी ओहदे हैं किसी एक के ऊपर PMS प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस का कोई भी एक ऑफिसर अपॉइंट नहीं है। इस वक्त भी तमाम जो ग्रेड 22 के ओहदे हैं वहां पर DMG ग्रुप के अफसरान ही तैनात हैं। इसके साथ उन्होंने कहा जी कि अवामी सतह के ऊपर खिदमात हम सर अंजाम देते हैं, अवाम के मसाइल हम हल कर रहे हैं, लेकिन ऊपर लीड ये लोग कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को ये इंटीमेट किया है कि हमने एहतजाजी तहरीक का सिलसिला खत्म कर दिया था निगरान हुकूमत के दौर के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कहा था कि आज रिफॉर्म्स लाएंगे, और शहजाद अरबाब साहब की सरबराही में गवर्नमेंट फोकस भी कर रही है पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के स्ट्रक्चर के अंदर इस्लाहात लाने का। पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान ने जो मुख्तलिफ पोस्टें खिलाफ कानून खिलाफ आइन कैप्चर की हुई हैं उनको वहां से हटाना चाहिए। रूल्स के मुताबिक, आइन के मुताबिक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका मिलना चाहिए PMS के अफसरान को भी,
ग्रेड बी 22 के अंदर अपॉइंट होना उनका भी हक है आइन के मुताबिक, लेकिन पंजाब के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा। और शहजाद अरबाब साहब जिनसे एक्सपेक्ट सब कर रहे हैं कि वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर बड़ी तब्दीलियां लाएंगे, इस वक्त अगर ये ना किया गया तो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर बुरी तरह से मुतासिर होगा, क्योंकि दोबारा ये एहतजाजी तहरीक शुरू कर सकते हैं, स्याह पट्टियां बांध के दोबारा एहतजाज का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। देखिए जी, शहजाद अरबाब साहब की बात आपने की है, टेक्निकली पीटीआई की गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा जो माहिर आदमी है किसी अपनी फील्ड का, ये शहजाद अरबाब है। उसका काम है इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट में उनके, मुझे जो खबरें मिली हैं, उनके पेश नज़र एक चीज़ थी कि फेडरल सर्विसेज को अलहदा कर दिया जाए और जो पंजाब को यानी सूबों को अलहदा कर दिया है, हर सूबे की अपनी एक सर्विस हो। उस सर्विस में जो तरक्कियां हैं उनका रास्ता भी खुल जाएगा और परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी लोकल होगी। फेडरल सर्विस को अलहदा कर दिया जाए, उसकी अकाउंटेबिलिटी सिर्फ फेडरल लेवल पे है। ये उनके सामने एक मंसूबा है, जहां तक मुझे खबर मिली है। उस मंसूबे में रुकावट कौन होगा? यही डीएमजी ग्रुप। एग्जैक्टली, डीएमजी ग्रुप अगर रुकावट बना तो इसकी हम खबरें चलाएंगे, आप तो बिल्कुल ही चलाएंगे, मुझे पता है, लेकिन उससे यह होगा कि दुख होगा लोगों को कि देखो अभी नई नई हुकूमत बनी है। नहीं, नई हुकूमत बनी है, पहले काम जो करने हैं उनमें गलती ना करें। और होते साहब इमरान खान साहब जो तब्दीली का जो उनका ऑब्जेक्टिव है, जो कौम से वादा है, आप ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम के अंदर इस्लाहात नहीं करेंगे, मेरिट के ऊपर शफाफियत के साथ, ये तब्दीली का ख्वाब फिर पूरा नहीं हो सकेगा। और उसके साथ 100 के लगभग ऐसे फेडरल सर्विस के अफसरान जो खिलाफ ज़ाब्ता अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए वहां पर अपॉइंट हैं और जो कि पीएमएस के ओहदे हैं, पोस्ट हैं, उनको फौरी तौर के ऊपर फेडरल सर्विस में वापस लाना चाहिए। ये वहां पर हौसले सीखने का सिलसिला खत्म होना चाहिए अगर आपने पंजाब में ग्रास रूट लेवल के ऊपर तब्दीली लेके आनी है। कराची से हमारे नुमाइंदे सलाहुद्दीन अली हमारे साथ मौजूद हैं। सलाहुद्दीन, तहरीक इंसाफ ने कराची के मसाइल हल करने के लिए पीपल्स पार्टी से मफाहमत पर गौर कर दिया है। एक तो सियासी पहलू है इसका, क्या पीपल्स पार्टी अभी पीटीआई से मफाहमत कर सकती है? और वो 10 निकात सामने आए थे, उनमें क्या कुछ था? जी देखिए, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी हैं, इमरान खान साहब, उन्होंने कराची में एक जलसे के दौरान 10 निकात पेश किए थे। उन 10 निकात पेश करने का मकसद कराची को अजीम शहर बनाना था। उन 10 निकात के अंदर कराची में सेहत के मसाइल को हल करना, अस्पताल के मसाइल को हल करना, अस्पताल को अपग्रेड करना और उनके साथ तालीमी मिसाल उनको हल करना, जो स्कूल्स हैं उनको अपग्रेड करना और तालीमी मेयार को बहाल कराना यहाँ पर, और एक कराची के नौजवानों के लिए खेल के मैदान बनाना और दीगर सहूलियात हैं, जिनमें सबसे अहम मसला पानी का भी है और कराची के मेयर जो है उनका बराह रास्त इंतखाब करवाना। इन तमाम मसाइल का ताल्लुक अगर देखा जाए तो सबका ताल्लुक सूबाई हुकूमत से है, सिंध हुकूमत से है, और इस वक्त सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। इसलिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो वफाक में है और वफाक से अगर देखा जाए तो 18वीं तरमीम के बाद तहरीक इंसाफ जो है वो सूबे में मुदाखलत नहीं कर सकती। उसके लिए सिंध में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत का वजूद है, उसके साथ तहरीक इंसाफ को अब इन मसाइल को हल करने के लिए हाथ मिलाना पड़ेगा। इसके लिए तहरीक इंसाफ के जो ज़राए हैं उनसे हमारी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि हमने कराची में बहुत ज़्यादा नशिस्तें हासिल की हैं, जैसे MNAs की 14 नशिस्तें हासिल की और MPS की 21 नशिस्तें हासिल की, तो भारी जिम्मेदारी उन पर आयद होती है कि वो कराची के मसाइल को हल करें। उसके लिए जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो इस वक्त इस बात पर गौर कर रही है कि वो पीपल्स पार्टी की जो सूबाई हुकूमत है उसके साथ मिलकर इन बुनियादी मसाइल को हल करे ताकि अवाम को रिलीफ दिया जा सके। और इन मसाइल का हल करने में सबसे पहले 2 मसाइल ऐसे हैं जिनको तरजीही बुनियादों पर हल करना है। एक सबसे बड़ा मसला कराची में पानी का है। पानी के मसले को हल करने के लिए तहरीक इंसाफ को जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से यकीनन कोई ना कोई बात करना ही पड़ेगी। और इन बात का अंदिया तहरीक इंसाफ के जो गवर्नर हैं यहाँ पर इमरान इस्माइल साहब, वो गुज़िश्ता दिनों जब अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर गए थे तो उधर भी उन्होंने इस बात का अंदिया दिया था कि हम वज़ीर आला को अपने साथ लेकर चलेंगे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब आएंगे तो इनसे बैठकर मसाइल पर बातचीत भी करेंगे।
तो इसी तरह अगर हम देखें तो दूसरा अहम मसला तालीम का है। तालीम में स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए भी सूबाई हुकूमत से वफाक अपनी मदद फराहम करेगा सूबाई हुकूमत को, और तालीम के मसाइल को हल करेगा यहाँ पर। जी सलाहुद्दीन, आइडिया तो ये अच्छा है। यकीनी तौर के ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने अगर कराची के अंदर खसूसी तौर पर हम बात करें, अगर वहां पर उसके मसाइल हल करने हैं तो वफाकी हुकूमत का तावन नागुज़ीर है। अभी हमने जैसे पानी के मनसूबे की बात की, तो पानी का मनसूबा K4 जो प्रोजेक्ट है और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के या मैस ट्रांसपोर्ट के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट उसके अंदर फंड्स फराहमी कर रही है, उसका एक शेयरिंग फार्मूला है। तो यकीनी तौर के ऊपर कराची के हालात बेहतर बनाने के लिए फेडरल गवर्नमेंट को भरपूर ताउन करना होगा सिंध हुकूमत को। लेकिन उसके साथ साथ ये जो मफाहमत का आप बात कर रहे हैं, ये मफाहमत सिर्फ फंड्स की फराहमी की हद तक होगी, मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों को एग्जीक्यूट करने के हवाले से होगी, या हुकूमत साजी के अमूर के अंदर भी कोई बातचीत आगे इनकी चल सकती है और ये मफाहमत सियासी मामलात के अंदर भी कोई आगे चलेगी? देखिए जी, सियासत में तो कोई बात भी हरफ आखिर नहीं होती, कहीं पर भी मुफाहमत हो सकती है, सियासी मामलात में भी मुफाहमत हो सकती है। लेकिन तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान अगर सियासी कशमकश देखें तो वो बहुत गंभीर है। अगर ये जो मुफाहमत फ़िलहाल जिस पर गौर किया जा रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ इतने हद तक गौर किया जा रहा है कि कराची के मसाइल को किस तरह हल किया जाए, क्योंकि आज तक जो भी गवर्नमेंट आई है उससे ज़्यादा फोकस नहीं किया कराची को। अगर पीपल्स पार्टी की गुज़िश्ता गवर्नमेंट को हम देखें, जो उसने भी आखिरी 2 साल में कुछ काम करवाए कराची के अंदर। आपने K4 मनसूबे का बात की, पानी के मसले का। अब कराची की आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि अगर K4 मनसूबा मुकम्मल भी हो जाता है तो उससे भी कराची में पानी का मसला फौरी तौर पर हल नहीं हो सकेगा। पानी का मसला हल करने के लिए मजीद इकदाम भी करने की ज़रूरत होगी इनको। और जहाँ तक मुफाहमत की बात है तो इस वक्त तहरीक इंसाफ ने अभी तक अपना कोई अपोजिशन लीडर नामजद नहीं किया था। आज जो है वो उसकी रिक्वेजिशन सिंध असम्बली में जमा करवा रहे हैं अपने अपोजिशन लीडर की। जी, तो क्या सिंध गवर्नमेंट की जाने से कुछ ये अब तक पता चल सका है कि जो वज़ीर सिंध कहते हैं कि उन्हें गुज़श्ता साल जुलाई के मुकाबले में जुलाई 2018 में वफाकी हुकूमत की जानिब से NFC के तहत कम रकम मिली है, तो अब उन्होंने वहां पर भी वज़ीर आला सिंध की कोशिश है कि जो मनसूबे तखीर का शिकार हैं, ये नए मनसूबे शुरू होने, उन्हें फास्ट ट्रैक पे शुरू किया जा सके। तो अब तक सिंध हुकूमत की जानिब से वफाकी हुकूमत से कोई डिमांड रेज की गई है कि जो पेंडिंग हैं प्रोजेक्ट्स उनकी रकम भी जारी की जाए और नए मनसूबों के लिए भी रकम जारी की जाए और इस अमाउंट का कोई तयन हो सके कि फौरी तौर पे उन्हें कितने फंड्स चाहिए? जी देखिए, अभी बहुत जल्द ही जो है वज़ीर आज़म इमरान खान अब कराची का भी दौरा करने वाले हैं और कराची भी आएंगे। यहाँ पर जो है सिंध हुकूमत वो उनके सामने अपने सारे तहफ़्फ़ुज़ात रखेगी और उनके सामने अपने फंड्स के हवाले से भी बात करेगी। इसलिए जो है वो भी लायामल अपना तैयार कर रही है सिंध हुकूमत के। उन्होंने वज़ीर आज़म के सामने कौन कौन से मनसूबों के बारे में बात करनी है। जैसे जब गुज़िश्ता हुकूमत में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब यहाँ पर आते थे तो सिंध हुकूमत उनके सामने अपने बहुत सारे मुतालबात रखती थी। आया कि उसमें कोई हल हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन इस वक्त भी जो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत के सामने जो है पीपल्स पार्टी अपने मुतालबात रखेगी, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कराची के मसाइल को हल करना, क्योंकि उन्होंने कराची में सबसे ज़्यादा वोट हासिल किया है और सबसे ज़्यादा नशिस्तें तहरीक इंसाफ ने हासिल की है। आया कि अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ क्या इकदाम उठाती है, कितने फंड्स फ्राहम करती है और कितनी बातें जो है सिंध हुकूमत की मानती है। जी ठीक, सलाहुद्दीन बहुत शुक्रिया, आप कराची से मौजूद थे। भट्टी साहब, ये मुफाहमत, मुख्तलिफ मनसूबे, NFC का भी आपने तज़किरा किया है, लेकिन आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी एट द मोमेंट इस पोजीशन में है कि PTI की जो डिमांड्स होंगी उनमें से अक्सर कबूल कर ली जाएंगी? जरा सियासी पहलू इसका अगर हम देखें तो। देखिए, सियासी पहलू तो शायद इसके ऊपर इतना ज़्यादा कोई इम्पैक्ट ना आए, लेकिन दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत को हर सूरत इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि सिंध गवर्नमेंट के अंदर जो मनसूबों की इम्प्लीमेंटेशन का निज़ाम है बहुत वीक है। उसके बाद करप्शन के वहाँ पर अभी तक आए रोज़ नई से नई वहाँ पर कहानियाँ सामने आ रही हैं। अरबों रुपए के मनसूबे हैं, पानी पीने के फराहमी का मामला, और उनकी कैबिनेट ने गुज़श्ता इजलास के अंदर जो समंदर का पानी है उसको काबिल इस्तेमाल बनाने के एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया है। जो पहले से जारी मनसूबे हैं या नया मनसूबा शुरू करना है, उसकी फिजिबिलिटी, उसका PC1 और उसको जो रकम फराहमी करके उसकी मॉनिटरिंग है वो फेडरल गवर्नमेंट को करनी चाहिए। अगर कराची के मसाइल हल करने हैं, सफाई का मामला हो, जैसे मेयर का बराह रास्त इंतखाब करने का फैसला हुआ कर रही है PTI, अच्छा इकदाम है,
लेकिन जितने मंसूबों के लिए फंड्स की फराहमी की जाए उसकी मौसर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, वरना कराची के लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा। ये जो एक ब्रेक का कहा जा रहा है, होती साहब एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे दीगर मामलात पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जहां बहुत से रिवायती निज़ाम को चैलेंज किया, वहां एक निज़ाम पटवार का भी था, लेकिन पंजाब में भट्टी साहब पै दर पै कुछ वाक़यात हो रहे हैं कि पटवारी जो हैं वो सिविल अफसरान को भी आंखें दिखा रहे हैं। पहले वाक़या रहीम यार खान, फिर चकवाल, और अब डीजी खान में भी कुछ हुआ है। क्या हुआ है फैसल? देखिए, पटवारी हमारी सियासत का एक बहुत अहम एक जो है ना वो एक पिलर बने हुए हैं। जब भी कोई भी हुकूमत इक़्तिदार में आती है, वो फेडरल सतह पे हो या प्रोविंशियल सतह के ऊपर, उसके MP MNA हजरात इक़्तिदार हासिल करने के फौरी बाद वहाँ पर जो पहला काम करते हैं वो अपने SHO अपनी पसंद का लगवाना है। उसके बाद पटवारियों की तैनाती जो उनके मंजूर नज़र है, जो उनके काबिल एतमाद हैं, उनको लुक्रेटिव एरियाज़ के अंदर अपॉइंट करवाना, और जो उनके मुखालफिन के साथ ऑलरेडी अटैच होते हैं उनको वहाँ से उठा के खुड्डे लगवाना। ये उनका पहला काम होता है। उसके बाद फिर अवाम की खिदमत के नाम के ऊपर जो वोट हासिल किए होते हैं, फिर वो बाद में होती है या नहीं हो पाती खिदमत, वो सिलसिला पेंडिंग हो जाता है। शहबाज शरीफ साहब दौर के अंदर भी ये काम मौसर तरीके से रहा। MP और MNA हजरात अपनी मर्जी का SHO पटवारी अपॉइंट करवाते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा जब यही सिलसिला दोबारा एक माजी की रवायत के मुताबिक होना शुरू हुआ है तो बहुत बड़ा रिएक्शन आ रहा है। उसके अंदर वजह यह आई है कि पहले जब ये पटवारियों की अपॉइंटमेंट का, ये SHOs के तबादलों का सिलसिला शुरू होता था, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से ये चीफ सेक्रेटरीज के पीछे सपोर्ट हासिल होती थी, ब्यूरोक्रेसी से डिप्टी कमिश्नर को इनको सबको इंस्ट्रक्शंस, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस जाती थी, जिसकी वजह से उनके मुताबिक फिर काम आगे बढ़ता था, सिलसिला शुरू होता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने ये कमिटमेंट की थी, सियासी मुदाखलत ना करने का वादा किया था, और वो मुदाखलत नहीं हो पा रही। हमने 2 रोज़ के दौरान ये चेक किया, चूंकि रहीम यार खान का वाक़या हमने रिपोर्ट किया, उसके बाद चकवाल का वाक़या सामने आया, और अब ये मामला आया है राजनपुर का। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की जानिब से, ये लाहौर से या CM सेक्रेटेरिएट से ब्यूरोक्रेसी को कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई कि जो मुतलका MNA या MPA PTI का या कोई वजीर, उसकी कहने के ऊपर आपने SHO पटवारियों के तबादले करने हैं, तो उनको नहीं कहा गया। इसका मतलब है कि इस वक्त वो इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने कानून के मुताबिक किसी के गलत अहकामात नहीं माने। अब रहीम यार खान के अंदर ये मामला हुआ, वहां पर असिस्टेंट कमिश्नर ने स्टैंड लिया, पटवारियों को तबादला किया। डिप्टी कमिश्नर ने, जिनकी कुछ पटवारियों के साथ थी इक्वेशन, उन्होंने उनको कैंसिल करवाने की कोशिश की, वो डट गई, और उसके बाद अल्टीमेटली डिप्टी कमिश्नर को एहसास हुआ कि तबादले मेरे आर्डर गलत है, उन्होंने वापस लिए और पटवारियों के तबादले हो गए। पंजाब से CM पंजाब लेवल के ऊपर किसी ने मुदाखलत नहीं की, अच्छा इकदाम हुआ। उसके बाद चकवाल का मामला सामने आया, उसकी अभी तक खामोशी है, उसकी इंक्वायरी जल्द अज जल्द होनी चाहिए। उसके बाद ये मामला है राजनपुर का, जिसके अंदर सरदार नसरुल्लाह दरिशक MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अल्लादिता वड़ाइच का ऑफिस का विजिट किया, और उन्होंने कहा कि मैं 10 साल तक उनके इस खत के मुताबिक मैं अपोजिशन में रहा, मेरे मुखालफिन के जो पटवारी हैं इनको यहां से हटा दिया जाए, और आज के बाद जितने पटवारी और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के लोगों को तैनात करने, जहां मैं आपको डायरेक्शन दूंगा उसके मुताबिक होंगे। अच्छा, अगर अब CM पंजाब की इस लेवल के ऊपर इंस्ट्रक्शंस होती तो यकीनी तौर के ऊपर डिप्टी कमिश्नर जो माजी के अंदर इस किस्म के अहकामात मानते आए हैं उनको मानना पड़ते, लेकिन उन्होंने उसको फेस किया, रिस्पेक्ट दी, उसके बाद सी ऑफ किया। उसके साथ उन्होंने अपने बॉस को आगाह किया कि यह गलत एक सियासी मुदाखलत की गई है, इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए और इस MNA के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने खिलाफ कानून इकदाम उठाया है। अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद एक और कुछ इतलात ये आ रही हैं कि कुछ ऐसे अफसरान जो कि इस बात को गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक मुंह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मामला सोशल मीडिया में आ जाते हैं, उनका ये किया धरा है। ऐसी बात है तो फौरी तौर के ऊपर आपको इंक्वायरी करनी चाहिए। इंक्वायरी करके अगर कोई इस सहूलत का कि अगर उनको कोई नहीं प्रेशराइज कर रहा गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, अगर वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कोई ब्यूरोक्रेट अफसरान, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर सियासतदान वाकई ही रहीम यार खान, उसके बाद चकवाल, उसके बाद राजनपुर के अंदर ये कोशिश हो रही है, बाकी जिला के ऊपर भी यही काम हो रहा है,
तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो पटवार कल्चर है उसके अंदर जो मनपसंद अफराद को तैनात करवाते हैं, फिर करप्शन का एक नया बाजार गर्म होता है, इलाके के लोगों के लिए जिंदगी अजीरन की जाती है, वो सिलसिला भी आप रोक सकते हैं। और उसके बाद एमएनएस को भी, एमपीएस को एक मैसेज आएगा कि अब नए पाकिस्तान के अंदर हमने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करना। ये बताएं, आपने अभी एक स्टोरी की कि प्रोविंशियल सर्विस के जो ऑफिसर हैं उनको ग्रेड 22 नहीं मिलता, एलिवेशन प्रमोशन नहीं मिलती। अब वो अगर इमरान खान उनकी मदद को आएंगे तो एक उनको शायद ढारस मिले और लेकिन फेडरल जो हैं वो नाराज हो जाएंगे। अब पटवारियों के सिलसिले में अगर इमरान खान आएंगे, उन ऑफिसर्स को प्रमोट करेंगे, यानी कि उनको तसल्ली देंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, जो कि इस सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, तो फिर उनके खिलाफ बात उठेगी। तो ये सिलसिला तो थमने वाला नहीं है। लिहाजा इमरान खान को इस प्रोपेगेंडे में आना ही नहीं चाहिए कि प्रोपेगेंडा हो रहा है, जिस तरह वो हेलीकॉप्टर के प्रोपेगेंडे में नहीं आए, उन्होंने कहा जाएं जो मर्जी की बात करें। इसमें इस्लाहात के लिए जो सबसे पहले इमरान खान को करना चाहिए वो है डाटा की सही सेंट्रल कलेक्शन। एक डाटा जो सारे सूबों में मौजूद हो हेडक्वार्टर्स में जमीन का। दूसरा है फेडरल भी पता हो, इमरान खान को खुद पता हो, वो बटन दबाए उसको पता हो कि जमीनों में क्या हो रहा है। अगर ये नहीं करेगा तो ये सिस्टम जारी रहेगा। ये काम सारे करने हैं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के कब्जा माफी के खिलाफ उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आप कार्रवाई करें। जब कब्जा माफी के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, यहीं पे आप पटवारियों के ऊपर हाथ डालें। कब्जा माफिया को गैर कानूनी तौर पर जमीनों का इंतकाल पटवारियों के जरिए से हुआ है। जमीनें छुड़ानी है तो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो जमीन खिलाफ कानून जमीनों के इंतकाल हुए हैं, रजिस्ट्रीज हुई हैं, उन पटवारियों के ऊपर भी आप हाथ डालें तो आप पंजाब के अंदर बहुत बड़ी एक तब्दीली ला सकते हैं। क्योंकि मसला तो वहीं होता है जहां माल होता है ना। यहाँ माल है, पटवार खानों में माल है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। इमरान खान को डिजिटाइजेशन का प्रोसेस बिल्कुल सही। ठीक भट्टी साहब, लेकिन तब्दीली के इस अमल को और अफसरान जिस तरह डट गए हैं इसको अप्रिशिएट करना बनता है। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और तब्दीली जब भी आती है उसके लिए बहुत से लोग नाराज भी होते हैं। केपी में कुछ पटवारियों का इम्तिहान हुआ। 2013 लोग इसमें शामिल हुए, जिनमें से सिर्फ 25 पास हो सके हैं। हमारे नुमाइंदे तैमूर खान हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। तैमूर, 97% लोग फेल हो गए, ये पटवारियों का इस्तेदादे कार क्या है? जी, ये तकरीबन 6-7 साल बाद एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ पटवार का, और उसमें 2013 उम्मीदवार उसमें शामिल थे, और उसमें सिर्फ 25 पास हुए। और वो 25 इसलिए पास हुए क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट की गई थी वो शफाफ और ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट की गई थी। इससे पहले जितने भी अगर आप एग्ज़ाम उठाकर देख ले और उनके रिजल्ट देखें तो जितने भी लोग अपेयर होते थे वो सारे के सारे पास होते थे। ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड ने। वो मुझे बता रहा था कि पहली दफ़ा जब मुझे ये टास्क सौंपा गया तो मैंने पेपर्स भी खुद बनाए, उसकी फोटो कापीज भी मैंने अपने दफ्तर में करवाई ताकि किसी को पता ना चले और पेपर आउट ना हो। फिर उसके बाद जब पेपर्स की तरसील थी, 5 पेपर्स थे उसमें, पेपर्स की तरसील थी, तो उसको भी मैंने ऐसे तरीके से पहुंचाया ताकि पेपर्स आउट ना हो। और पेपर से 5 मिनट पहले मैं सब इन्विजिलेटर्स को कॉल करके व्हाट्सएप पे कॉल करता था ताकि मैं सीलिंग और डी सीलिंग खुद देख लूं ताकि पेपर आउट ना हो। फिर उसके बाद जब पेपर्स हुए तो उन्होंने खुद अपने बंदों से वो चेक करवाए, किसी को भी पता नहीं चला। तो उसके बाद से आप खुद अंदाजा लगाए कि सिर्फ और सिर्फ 25 उम्मीदवार ऐसे थे जो पास हुए 2013 में। ये तकरीबन 97% से ज्यादा बनते हैं जो फेल हुए हैं। अगर यही सूरत हाल है पटवारियों की तो आप खुद अंदाजा लगाए जो पटवारी यहाँ पे बैठे हैं वो खुद नहीं चलाते पटवार सिस्टम को, पटवार निजाम को वो खुद नहीं चलाते, उनके पास मुंशी होते हैं और वो ही चलाते हैं। और फिर नेब को और एंटी करप्शन को भुगते कौन है? वो पटवारी है। अगर ज्यादातर अगर हम देख ले तो जो मुंशी होते हैं वो कब्जा माफिया के साथ मिले हुए हैं, वो गलत काम करते हैं, पटवारी को पता भी नहीं होता क्योंकि पटवारी जो आता है वो तो सिर्फ अपने नंबर पे एक तरीकाकार के तहत आता है, उसने एग्जाम पास किया है और उसके बाद जो है ना वो अपने नंबर पे वेट करता है, उसके बाद उनकी तैनाती होती है। यहाँ पे सिस्टम मुख्तलिफ है। अब इन लोगों ने टेस्ट पास किया तो ये पास डिक्लेयर किए गए, तो इनके जो अपने जिले के हैं, जिस जिले की भी वो है जो पास उम्मीदवार है, तो वो अपने जिले में वेटिंग लिस्ट पे आ गए।
जब सीट्स खाली होंगी या सीट्स क्रिएट होंगी तो उसी के तहत उनकी तैनाती होगी। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि इतनी सीट्स है और इतनी सीट्स के लिए जो है ना टेस्ट कंडक्ट किया गया, ये होता रहा है। और जो इस साल हुआ 2018 में, जो अभी रिसेंटली ये हुआ, तो ये तकरीबन 7 साल बाद हुआ, 7 साल बाद कंडक्ट हुआ। तो उसी के मुताबिक जब इनको जरूरत होती तो उसी के मुताबिक ये लोग टेस्ट लेते हैं और वही लोग फिर अपने अजला में वेटिंग लिस्ट पर आ जाते हैं। जब सीट्स खाली होती है तो उनकी तैनाती ऑटोमेटिकली हो जाती है। जी जी ठीक, बहुत शुक्रिया तैमूर खान, आप पेशावर से मौजूद थे। 2013 में से सिर्फ 25 लोग पास हुए हैं पटवार के इम्तिहान में। अगली स्टोरी होती साहब आपकी, आपसे जानना चाहेंगे, आप बता रहे हैं कि नैब अफसरान दस्तराजियाँ कर रहे हैं, प्ली बारगेन का साबिक ब्यूरोक्रेट से नाजायज़ मुतालबा किया गया है। प्ली बारगेन की तो वैसे नैब कानून में इजाज़त है, लेकिन ये नाजायज़ मुतालबा कैसे? जी, ये भट्टी साहब ने भी एक स्टोरी की थी और उस पर काफ़ी मतलब है कि शायद इनको फीडबैक भी बहुत आया होगा कि नैब के अफसरान ने करप्शन का एक रास्ता निकाला हुआ है। वो ये कि छोटा सा भी इल्ज़ाम हो उस पर लंबी कार्रवाई करके थका देते हैं मुलजिम को, चाहे उसका कसूर हो या ना हो, उसके बाद उसको कहते हैं आप प्ली बारगेन करें। ये है मेथड। अब इस मेथड में क्या हुआ कि जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है बलूचिस्तान का, उनके लिए कुछ सामान आया। वो सामान जिसने सप्लाई किया उस पर एक मुकदमा बना दिया गया। मुकदमा ये बनाया गया, ये 1994-96 की बात है। मुकदमा ये बनाया गया कि आपका जो सामान है वो महकमे को तक नहीं पहुंचा। क्यों? कि वो चोरी हो गया। बाद में पता चला कि वो तो चोरी हुआ ही नहीं। एक साहब उसमें हैं जो कि वहां पे इंचार्ज थे, वो थे मेजर आसिफ, रिटायर्ड मेजर। वो मेजर आसिफ साहब को इस मुकदमे में एंगेज करके 2004 से, और वो उस वक़्त के गवर्नर मेंगल साहब से थे, उनके बारे में बताया जाता है कि चूंकि वो दोनों एक ही कबीले के हैं, एक ही इलाके के हैं, तो लिहाजा उन्होंने कुछ उसमें फंसाने में मदद की नैब की। अब जब वो फंस गए तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई आप लंबी चौड़ी कार्रवाई हुई, कहा कि प्ली बार्गेन करें। 2004 से प्ली बार्गेन मांगी जा रही है। वहाँ प्ली बार्गेन में उन्होंने कहा कि भाई वो सामान तो चोरी ही नहीं हुआ, रिपोर्ट आ चुकी है, तो मुझे क्यों फंसा रहे हैं आप? प्ली बार्गेन बनती नहीं है। तो वो हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट भी लटका के बैठा हुआ है उस मुकदमे को। यानी देखें, एक नैब उसके पीछे पड़ गया, हाई कोर्ट उसकी सुनवाई नहीं हो रही। जब ये दोनों काम हो गए और अब तक 2004 से 18 तक, ये 14 साल 15 साल ये काम हुआ, तो मुझे पता चला कि भाई ये मेजर साहब के साथ तो ये हो रहा है। मेजर साहब शाये आदमी हैं और खौफजदा भी हैं कि मेरे साथ कुछ और ना कर दें। मुझे तो मना भी करते रहे कि ये स्टोरी ना करें। मैंने ये स्टोरी बनाई कि ये काम हो रहा है, उनसे प्ली बार्गेन करवाई जा रही है, और इस केस को सिर्फ एक ही बंदा इसको अंडू कर सकता है। इसमें मुखालिफिन को, वो जो नैब के जो अफसरान हैं, जो मुलव्वस हैं, उनको सज़ा एक ही बंदा दे सकता है, वो है चेयरमैन नैब। मैं उनसे मिला, एक मीटिंग थी, उसमें मैं उनसे मिला। मैंने उनको लिख के दिया कि एक मेजर साहब हैं रिटायर्ड, बलूचिस्तान में नैब के लोग उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। वो उनके जो ऑफिसर हैं साथ होते हैं, उनको मैंने दिया। उन्होंने मेरे सामने चेयरमैन साहब को दिया। चेयरमैन साहब ने पढ़ा, कहते हैं हम इस पर कार्रवाई करेंगे। इसको हो गए हैं 15-20 दिन, बल्कि कार्रवाई ना हुई। कार्रवाई नहीं, पूछा तक नहीं कि मैंने अपने ऊपर नंबर लिखा। तो मैंने चेयरमैन साहब को कहा कि ये बहुत केस है, बहुत ज़्यादा जुल्म करने वाला केस है, तो इसकी कोई सुनवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा आपका नंबर लिखा हुआ है? मैंने कहा, ये चेयरमैन साहब ने कहा आपका नंबर लिखा हुआ है ना इस पर? मैंने कहा लिखा हुआ है। कहते हैं हम रब्ता करेंगे। रब्ता नहीं किया। वो साहब अब फंसे हुए हैं। चेयरमैन नैब साहब के पास टाइम शायद ना हो, लेकिन उस बंदे का क्या कसूर है? मेजर आसिफ जो है, उसने साबित कर दिया है कि चोरी नहीं हुई, और उसके बावजूद उस पर इल्ज़ाम है। अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका सीधा सीधा ये है कि अगर उनके पास डिटेल नहीं थी तो मुझसे रब्ता कर लेते छोटे अफसरान और कह देते कि भाई ये मुझे बताए, ये स्टोरी हम अब लिख के ये स्क्रीन पे भी चल रही है, ये है सारी तफसील कि भाई उन्होंने सारे वाक़यात ये थे। अब अगर रब्ता नहीं करते तो इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हुआ भट्टी साहब कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों नहीं इंटरेस्टेड? अगर नैब के अफसरान जुल्म कर रहे हैं किसी केस में, तो उस पर क्यों नहीं इंटरेस्टेड ये नैब का अदारा? उनको चाहिए कि सिर्फ ये मेजर आसिफ का केस नहीं, बल्कि सारे ऐसे केसेस के जिनकी रिपोर्ट हो चुकी है और नैब के पास रिपोर्ट्स हैं, उन केसेस को एक्सपेडाइट करना चाहिए,
इमरान खान साहब कहते हैं कि अदारों में गलत काम नहीं होने देंगे। अब इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात भी हुई है, नैब के चेयरमैन की, तो यही बात हुई होगी कि गलत काम नहीं होना चाहिए। जब गलत काम नहीं होना चाहिए तो गलत जुल्म जो कर रहे हैं इनके अफसरान, वो भी रुकना चाहिए। इनको चाहिए कि या मुझसे रब्ता करें या पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग क्वेटा से रब्ता करें या मेजर आसिफ का नंबर ढूंढ लें, उनसे रब्ता करें कि ये मसला क्या है। और अगर ताखीर होती रहेगी तो वो साहब 80 साल के बाबा जी हैं, उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। ठीक होती सब इसी तरह के केसेस नैब की कारकर्दगी पे सवालिया निशान भी खड़े करते रहे हैं माजी में भी, और अब भी आपने एक केस ये रिपोर्ट किया है। भट्टी साहब आपकी तरफ आऊँगा। साबिक CEO PIA मुशर्रफ रसूल साहब, अब उनकी तकर्री जो है वो खिलाफ कानून थी, इस बात का फैसला हो गया, वो जा चुके हैं, लेकिन जब तक वो रहे परछाइयाँ क्या हैं, उसके बाद के असरात और उनकी मौजूदगी में क्या कुछ होता रहा PIA? फैसल देखिए, 20 अगस्त को अपने प्रोग्राम में हमने बताया था ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट की रोशनी में कि मुशर्रफ रसूल साहब की तकर्री बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खिलाफ कानून डिक्लेयर हो चुकी है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर लिख दिया है, उनके दिन गिने जा चुके हैं बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PIO, और आइंदा चंद दिनों के अंदर उन्हें अल्टीमेटली जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के और पाकिस्तान के हुक्म के ऊपर उनकी तकर्री को कलअदम करार दिया गया और अब वो जा चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ PIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ, नए चेयरमैन का इंतखाब हुआ साकिब अजीज साहब का, और उसके बाद ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने जो मुशर्रफ रसूल साहब के दौर के अंदर जो PIA को नुकसान पहुंचा, अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा, खिलाफ कानून जो उन्होंने इकदाम किए, उसके हवाले से भी वो क्लियर कट वो डिसीजन लेंगे। और स्पेशली इसी रिपोर्ट के अंदर जिसकी बुनियाद के ऊपर उनकी तकर्री को कलअदम करार दिया गया है, इसी रिपोर्ट में कहा गया था कि उन्होंने तनख्वाह ज़्यादा ली, उन्होंने एयर टिकट का ज़्यादा इस्तेमाल किया जो कि उन्हें इस्तेहकाक नहीं था, गाड़ियों का इस्तेमाल, इन सारी हेड्स के अंदर इनसे रिकवरी की जाए 160 मिलियन रुपए यानी 16 करोड़ रुपए की। हम तवक्को कर रहे थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले इजलास के अंदर उनकी गलत अहकामात, इनके जो उनके इकदाम थे उनका भी जायज़ा लेगा, और उसके साथ साथ जो उन्होंने खिलाफ कानून जिन अफसरान को बरतरफ किया, स्पेशली चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या कुरैशी साहब को, उन्हें बहाल करने से मुतल्लिक कोई फैसला करेंगे चूँकि वो बोर्ड का प्रीव्यू है। लेकिन फिर वही हुआ कि जो वो उनकी मुशर्रफ रसूल साहब की बरतरफी हो गई, वो चले गए। 16 करोड़ रुपए पब्लिक मनी वापस लेने को कोई बात करने को तैयार नहीं। वजह क्या है कि बोर्ड, पुराना बोर्ड बना हुआ है, उसके अंदर अभी भी मुशर्रफ रसूल साहब का इन्फ्लुएंस मौजूद है। जो चेयरमैन, साबिक चेयरमैन थे एजाज मुनीर साहब, उनके साथ बहुत अच्छी उनकी इक्वेशन थी। इस वक्त सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है, तो मामलात को उनके खिलाफ जाते हुए दिखाई नहीं दे पा रहे। इंपॉर्टेंट है कि उनके खिलाफ नैब तो इंक्वायरी कर ही रहा है, लेकिन ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रोशनी में बोर्ड इस बात के डायरेक्टिव इशू करे कि उनसे 16 करोड़ रुपए की रिकवरी की जाए। उसके बाद उन्होंने जो खिलाफ कानून अफसरान को तबादले किए, कि जिनको बरतरफ किया उनको, अगर वो मेरिट पर अपॉइंट हुए हैं और जिन्होंने PIA के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस स्ट्रेटजिक प्लान बनाया, जिनकी कारकर्दगी को बोर्ड ने सराहा, जिनकी कारकर्दगी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, वफाकी काबीना ने सराहा, उनको उसको ओहदे के ऊपर उनको बहाल करना चाहिए था। उसके साथ जो आज वफाकी काबीना का एक इंतहाई अहम इजलास भी हो रहा है, इम्कान है कि एक्टिंग CEO की अप्रूवल भी दी जाएगी, जिसके अंदर जो दो बड़े अहम नाम सामने आ रहे हैं कि नैयर हयात साहब और आसमा बाजवा साहब हैं, डायरेक्टर लेवल के कुछ अफसरान को कंसीडर किया गया था, एक्टिंग चार्ज दिया जाएगा। नए CEO की अपॉइंटमेंट होना बाकी है, लेकिन इस अरसे के दौरान कुछ अफसरान की ईमेल्स हमें मसूल हुई हैं, उसका रिकॉर्ड, जिसके अंदर पता चला कि PIO को जो PIA के तैयारों की मेंटेनेंस न होने की वजह से, उसके साथ साथ जब हज ऑपरेशन शुरू हो रहा था, मुशर्रफ रसूल साहब को प्रॉपर प्लान दिया गया कि यहाँ पर मुसाफिरों को फैसिलिटेट करने के लिए और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लाजमी है कि हम कुछ त्यारे मजीद लीज पर हासिल करें। उन्होंने वो प्रपोजल क्यों रिजेक्ट किया, उन्होंने नए त्यारे हासिल ना किए, अल्टीमेटली PIA को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो इन सारे मामलात को नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील होनी चाहिए और इस सारे मामलात को भी देखें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। होती साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम से इतने, इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। फैसल अब्बासी को इजाजत दीजिए।